तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि चेंग और सियाओ आपस में एक गेम खेलते हैं जिसमें सियाओ जीत जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी सीक्रेट टेक्निक दिखाते हैं और चेंग वापस आकर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट की एंडिंग से ही होती है, जहां चेंग की कल्टीवेशन करने से वहां का मौसम खराब हो जाता है और किंग्यू दौड़ते हुए चेंग के घर की ओर जाती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि चेंग तो अभी भी कल्टीवेशन कर रहा है और वो अलग अलग स्पेल को बोल रहा है ताकि उसका कल्टीवेशन जल्दी जल्दी हो सके। किंग्यू उसे देखकर कहती है कि 1 महीना हो चुका है, मास्टर बिना कुछ खाए पिए लगातार कल्टीवेशन कर रहे हैं। इस टाइप की कल्टीवेशन सबसे हार्ड मानी जाती है जो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी ने ये कल्टीवेशन कर लिया तो वो नॉर्मल कल्टीवेटर की सालों की कल्टीवेशन से ज्यादा पावरफुल होगा। इसमें बिना खाए पिए बिना हिले एक ही जगह पर बैठे रहना पड़ता है और उसी कल्टीवेशन को आज चेंग ने पूरा कर लिया है और वो चेंग को बिना डिस्टर्ब करे वहाँ से चली जाती है। चेंग जैसे जैसे कल्टीवेशन कर रहा था वैसे वैसे वो अपने पीक पर पहुँचते जा रहा होता है और फिर उसके घर से बहुत तेज रोशनी निकलकर सीधे आसमान में जाती है और ये रोशनी ना सिर्फ उसके घर से बल्कि पूरे के पूरे कुनलुन माउंटेन से निकलने लगती है और आसमान में एनर्जी का साइक्लोन बन जाता है और चारों ओर तूफान आने लगता है क्योंकि चेंग की कल्टीवेशन बहुत पावरफुल थी। इस तूफान को देखकर मास्टर साओ और मास्टर युंग हैरान हो जाते हैं। मास्टर साओ कहते हैं कि आखिर अचानक से ये सेक्टर में तूफान कैसे आ गया? क्या कोई गॉड हमारे सेक्टर में आ रहा है जिसके आने की वजह से इतना तूफान आ रहा है या फिर कोई और ही वजह है? जिस पर मास्टर युंग कहते हैं कि उस चक्रवात के नीचे देखो, ये एक ही तरफ ईथर सीकर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब साफ है कि वहाँ कोई होगा जिसकी वजह से ये चक्रवात आ रहा है। चेंग जैसे जैसे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाता है चक्रवात उतना ही ज्यादा तेज होने लगता है। इस चक्रवात को व्हाइट मास्टर और दूसरे मास्टर भी देख रहे होते हैं और वो काफी हैरान होते हैं। दूसरे मास्टर कहते हैं कि आखिर ये तूफान कैसे आ रहा है, कौन इसके जिम्मेदार है, किसमें इतनी पावर आ गई जो इतने बड़े तूफान को ला रहा है? ये जो कोई भी होगा मामूली इंसान तो होगा नहीं, ये जरूर से जरूर कोई बुजुर्ग ही होगा। जिस पर व्हाइट मास्टर कहते हैं कि ये इतना भी सरल नहीं है, जो दिख रहा है हो सकता है कि कुछ और ही हो। तभी आसमान में लोटस प्लेटफॉर्म बन जाता है जिसके ऊपर सारी पावर सिमट जाती है। ये देख दूसरे मास्टर कहते हैं कि ये पावर लोटस के मंच में कैसे सिमट गई। ये चीज देख वहाँ के सारे स्टूडेंट भी हैरान होते हैं। वास्तव में वो लोटस प्लेटफॉर्म चेंग के केव्स स्टेट का टैबलेट है जो इससे पहले तक तो चेंग की स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही था, लेकिन इतनी कल्टीवेशन करने के बाद चेंग के पास इतनी पावर आ गई कि वो पूरे के पूरे टैबलेट को अपने सेक्टर में ही ला लेता है। और वही चेंग उस स्टेज के ऊपर अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी देख नहीं पाता क्योंकि वो मंच आसमान में बहुत ऊंचाई पर था। इसीलिए जमीन से खड़े होकर चेंग को देखना इम्पॉसिबल है, इसीलिए वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा। अब चेंग का सारा स्पिरिचुअल ऑरा एक जगह पर इकट्ठा होने लगता है और इकट्ठा होकर उसी के अंदर चला जाता है, जिस कारण से वहाँ सारे के सारे स्पिरिचुअल स्टोन बाहर आ जाते हैं और उस स्टोन की बाउंड्री के चारों ओर घूमने लगते हैं। उन स्टोन को देखकर सभी हैरान होते हैं, जिसके साथ ही व्हाइट मास्टर कहते हैं कि ये तो दिव्य स्मारक है जिसे केओस टैबलेट स्पिरिट भी कहते हैं, जिसे आज तक पिछले 3000 सालों में किसी ने नहीं देखा। तो आखिर में ये अचानक से कैसे अपीयर हो गया? जरूर इसके पीछे कोई होगा जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम सियाओ को देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रही होती है, जहाँ वो अलग अलग शॉर्ट टेक्निक सीख रही थी। तभी वहाँ पर भी चेंग की कल्टीवेशन से तूफान आ जाता है और इतने जोर की आवाज आ रही होती है कि सियाओ उसे संभाल ही नहीं पाती। लेकिन तभी स्नो लेडी उस घंटे की आवाज से बचने के लिए सियाओ के आगे शील्ड बना देती है ताकि उसे उस घंटी और तूफान का कोई फर्क न पड़े। फिर सीन दोबारा चेंग पर आता है जहाँ पर वो अपने हाथों में एक बेल को समन कर लेता है जो कि उसकी फर्स्ट स्पिरिट किंगवू वेनरेबल की होती है। जिसके बाद उस एम्परर की स्पिरिट भी आ जाती है जो आकर चेंग के पीछे खड़ी हो जाती है और वो स्पिरिट जोर से कहती है कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। उस स्पिरिट को देखकर दूसरे मास्टर और व्हाइट मास्टर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। तभी वो स्पिरिट कहती है कि क्या कोई है यहाँ मुझसे लड़ने के लिए? किसी में इतनी हिम्मत है कि मुझसे लड़े? मैं तैयार हूँ। चेंग ये देख खुश होता है कि उसकी 1 महीने की कड़ी मेहनत काम आ गई और अब उसका कल्टीवेशन पहले की अपेक्षा कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी मदद से वो अपने उन स्पिरिट को रियल वर्ल्ड में भी समन कर पाया। साथ ही साथ पूरा केओस टैबलेट भी रियल वर्ल्ड में समन कर लिया। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्द पावरफुल बन जाऊंगा और अगले 1 महीने बाद होने वाले कंपटीशन को जीत जाऊंगा और अपने मास्टर का नाम भी रोशन कर लूंगा। साथ ही साथ पूरे हक के साथ लिंगू टोकन भी रख सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिट से पूछता है कि अगर कभी भी मुझे ऐसा खतरा महसूस हो तो क्या मैं तुम्हें समन करके वहाँ बुला सकता हूँ? जिस पर वो स्पिरिट कहती है कि बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तुम जब चाहो मुझे समन कर सकते हो।
उसके बाद चेंग अपने दूसरे स्पिरिट को समन करने की कोशिश करता है ताकि वो देख सके कि रियल वर्ल्ड में एक साथ 2 स्पिरिट समन हो सकती है या नहीं। वो मास्टर तो पहले ही शॉक्ड थे, फिर वो उस बेल स्पिरिट को देखकर उसके बारे में आपस में बात करने लगते हैं। वो दूसरे मास्टर बताते हैं कि ये स्पिरिट अपने टाइम पर कितनी ज्यादा पावरफुल थी। आज से हजारों साल पहले इस स्पिरिट को ह्यूमन का एम्परर कहा जाता था, इसने कई सारी कंट्रीज को जीता था और इसे हरा पाना किसी के बस का नहीं था। उस समय कोई इसे हरा ही नहीं पाता था। तब तो ये अपने ह्यूमन फॉर्म में थी, लेकिन स्पिरिट फॉर्म में आने के बाद तो ये और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। उन्हें अब तक समझ नहीं आता कि आखिर ये स्पिरिट यहाँ क्या कर रही है, लेकिन तभी और भी ज्यादा तूफान आने लगता है क्योंकि चेंग ने अपने अगले स्पिरिट को समन कर लिया था, जो कि डोयुआन वैली के एम्परर होता है, जिसकी अपीयरेंस मोंग की तरह है। अब जैसे ही दूसरे मास्टर उस स्पिरिट की आंखों में देखते हैं, वैसे ही व्हाइट मास्टर उस पर अपनी एनर्जी का यूज करके उसे थोड़ा हटा देते हैं और कहते हैं अगर तुम इस स्पिरिट की आंखों में देखते हो तो दोबारा उस देखने के लायक नहीं बचोगी, क्योंकि ये स्पिरिट भी बहुत खतरनाक है। साथ ही साथ उस स्पिरिट के यहाँ आने से चेंग खुश होता है। उस स्पिरिट को देख मास्टर कहते हैं कि जरूर यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो सारे स्पिरिट एक एक करके यहाँ आ रही है। हो सकता है कि इससे हमारे सेक्टर को खतरा हो, इसलिए हमें सावधान रहना। तभी वहाँ बाकी के सारे मास्टर्स भी आ जाते हैं और सभी को लगता है कि हमें इससे खतरा है, क्योंकि अभी उनमें से किसी को नहीं पता था कि वो स्पिरिट को समन करने वाला चेंग ही है, और वो सभी अपनी वैली को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब चेंग दोबारा अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और जैसे ही वो ऐसा करता है, सारा का सारा आसमान का ऑरा दोबारा उसके अंदर जाने लगता है, जिस वजह से वहाँ थर्ड स्पिरिट भी समन हो जाती है, जिसके गले में एक अजीब सा लॉकेट था जो एनी टाइम घूम रहा होता है। ये शून्य सम्राट यू वुहेंग है। चेंग अब भी नहीं रुकता, वो दोबारा एनर्जी इकट्ठा करके चौथे स्पिरिट को भी समन करने लगता है, जिस कारण वहाँ एक बहुत बड़ी तलवार आ जाती है, जिसके बाद किंग एम्परर की स्पिरिट समन हो जाती है, जिनकी स्वॉर्ड अभी चेंग के पास है। और वो देखते ही देखते 4 स्पिरिट को चेंग ने रियल वर्ल्ड में समन कर लिया था, जो किसी भी नए कल्टीवेटर के लिए करना इम्पॉसिबल है। चेंग ने इन चारों को पहले ही रिफाइन कर लिया था, लेकिन पावर कम होने के कारण वो इन्हें समन नहीं कर पा रहा था और ना ही उनकी पावर का यूज कर पा रहा था। वैसे लोटस वैली के एम्परर को वो पहले भी समन कर लिया था, क्योंकि उनकी स्वॉर्ड ने खुद चेंग को चुना है, और बाकी के 5 स्टोन को अवेक करने के लिए चेंग को और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। वहीं इन स्पिरिट को देखकर पांचों मास्टर के होश उड़ जाते हैं और किंग एम्परर को देखकर सारे मास्टर्स कहते हैं कि पिछले 9000 सालों से किंग एम्परर को किसी ने नहीं देखा था, तो आखिर आज ये अचानक से यहाँ कैसे आ गए। 9000 साल पहले इन्होंने डीमन लॉर्ड को खत्म किया था और तभी से ये गायब हो गए हैं। दरअसल जब चेंग ने मास्टर साओ के बेटे को मारने के लिए एम्परर को समन किया था, तब वहाँ कोई भी मास्टर मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्हें नहीं मालूम कि चेंग के पास एम्परर की स्पिरिट भी है। इसके बाद चेंग अपनी अगली स्पिरिट को समन करने लगता है, लेकिन उससे पहले कि वो यहाँ पर आए, हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अब हमें देखना है कि अगली स्पिरिट आती है या नहीं। क्या चेंग के पास इतनी पावर आ चुकी है कि वो नेक्स्ट स्पिरिट को भी अवेक कर ले। सो हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।